one city will start to attract the dash of public and private investment. कहते हैं जो वन सिटी विल स्टार्ट, जब कोई सिटी स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ मीन्स कि ज़्यादातर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस कुड बी ड्यू टू डैश एडवांटेज और पॉलिटिकल डिसीजंस, दिस कुड बी ड्यू टू डैश, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्यू टू नेचुरल एडवांटेज, क्लियर, मीन्स कि उस पर्टिकुलर सिटी का नेचुरल एडवांटेज है कि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है, क्लियर। सो नेचुरल एडवांटेज और पॉलिटिकल डिसीजंस, दिस इन टर्न विल डैश फॉर द इन्वेस्टमेंट, दिस इन टर्न विल वुड मे माइट, जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके बाद क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल स्टिमुलेट, क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट फॉर द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इससे क्या होगा कि जो वहाँ की नेचुरल एडवांटेज होते हैं उस प्लेस के, उसकी वजह से स्टिमुलेट करेगा वो लोगों को कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर करें। देन मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे एंड सिग्निफिकेंट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, रूरल से लोग अर्बन की तरफ माइग्रेट होंगे। द इन्वेस्टमेंट इन दिस सिटी विल बी एट द डैश ऑफ अदर सिटीज, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सिटीज। मान लीजिए हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं, क्लियर, अगर हम चंडीगढ़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ की जो अमाउंट है, कहाँ पर इन्वेस्ट, कुरुक्षेत्र की अमाउंट हम चंडीगढ़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस ऑफ अदर सिटीज, अगर किसी एक पर्टिकुलर सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अदर सिटीज का क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, क्लियर। सो आवर फर्स्ट आंसर इज द मेजॉरिटी ऑफ टू नेचुरल एडवांटेज will stimulate significant rural to urban migration at the expense of other cities. Majority natural stimulate significant expense. Omniscience may be available of man, but it is not so for of books. कहते जो omniscience है वो available to man है, but it is not so of books. Knowledge, as Johnson said, is of two dash. Knowledge क्या होती है? Two. Options देखते हैं, weight, volume, suspect, kinds. एक से ज़्यादा कुछ भी आ जाए, one अगर होता तो सिंगुलर आता, टू से लेकर मिलियन, बिलियन, इन्फिनिटिव तक कोई भी अमाउंट आती है, क्लियर, तो हमेशा प्लूरल में आएगा। टू काइंड्स, तो क्या होता है, जॉनसन क्या कहते हैं, नॉलेज हमेशा क्या होती है, टू काइंड्स होती है। यू मे नो अ थिंग योरसेल्फ, या तो कोई चीज हमें खुद से पता हो, एंड यू मे नो वेयर टू फाइंड इट, या फिर हम कहीं से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द अमाउंट विच यू मे नो योरसेल्फ मस्ट, कहते जो अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको खुद पता है, एट इट्स बेस्ट बी लिमिटेड, क्या है वो, लिमिटेड है, हो सकता है वो बेस्ट है बट वो क्या है, लिमिटेड है। बट व्हाट यू मे नो ऑफ द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, मे नो ऑफ द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में विद प्रॉपर ट्रेनिंग बिकम ऑलमोस्ट बाउंडलेस, कहते जो चीज हमें ट्रेनिंग से आएगी वो क्या होगी, बाउंडलेस होगी, बहुत ज्यादा होगी। एंड हियर कम द डैश एंड यूज ऑफ रेफरेंस, हियर कम द वैल्यू एंड यूज ऑफ रेफरेंस बुक्स, द वर्किंग ऑफ वन बुक इन कनेक्शन विद अनदर एंड अप्लाइंग योर इंटेलिजेंस, कहते वहां पे नॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस लेवल को अप्लाई कर सकते हैं टू व्हाट, जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से जो नॉलेज मिली है उसको, जो नॉलेज हमारे पास थी उसको, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस लेवल, क्लियर। बाय द मीन्स वी गेट एज नियर टू दैट omniscient volume which tells everything as ever we shall get, and although the single dash or word, although the single volume, कहते जो सिंगल वॉल्यूम है और
वर्क विच टेल्स एवरीथिंग डज नॉट एग्जिस्ट। कहते हैं या तो जो सिंगल वॉल्यूम है या फिर वर्क विच टेल्स एवरीथिंग, जो काम सब कुछ बता रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज अ वास्ट नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स, कहते हैं उस चीज के लिए वास्ट नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा रेंज में क्या है, रेफरेंस बुक्स है इन एग्जिस्टेंस, जो हैं। नॉलेज एंड प्रॉपर यूज ऑफ विच, जिससे नॉलेज और प्रॉपर यूज हम उनका करते हैं, इज एसेंशियल टू एवरी इंटेलिजेंट पर्सन। हर एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए जरूरी है कि उस नॉलेज को आप प्रॉपर यूज करें। नेसेसरी एज आई बिलीव रेफरेंस बुक्स टू बी, कहते हैं मैं ये बिलीव करता हूँ जो रेफरेंस बुक्स है वो कितनी जरूरी है। दे कैन इजीली बी मेड टू बी डैश टू आइडियलनेस, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटरी टू आइडियलनेस, क्या है उनका योगदान है आइडियलनेस में, एंड टू मैकेनिकल अ यूज शुड नॉट बी मेड ऑफ देम। सो नॉलेज क्या होता है, टू काइंड्स, या तो कोई नॉलेज हमें खुद है या फिर हमें रेफरेंस बुक से कोई नॉलेज मिली है। क्लियर? देन कम द वैल्यू एंड यूज द रेफरेंस बुक्स, कहते हैं वैल्यू को जानने के लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस बुक्स को यूज करेंगे। फिर जो नॉलेज हमें खुद है या फिर जो नॉलेज हमने डिफरेंट सोर्सेज से लिया है उस पर अपने इंटेलिजेंस लेवल को चेक करेंगे। देन जो सिंगल वॉल्यूम था, ऑल्दो जो सिंगल वॉल्यूम होगा वो क्या हमेशा पूरी नॉलेज नहीं दे सकता, एग्जिस्टेंस में वो चीज है ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वास्ट नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, और ये क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा आइडलनेस के लिए। क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज टू काइंड्स, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम द वैल्यू, अप्लाई योर इंटेलिजेंस, द सिंगल वॉल्यूम, कॉन्ट्रीब्यूटरी टू आइडलनेस। And next question is about time. Time is important for revision. कहते हैं time क्या important है revision के लिए? Have you noticed that during the school days you get times when you just don't care any longer? कहते हैं जब हम school time में होते थे, so when you just don't care any longer, हमें उस टाइम जरूरत नहीं होती थी। जैसे अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तो हमारे पेरेंट्स ही हमको पढ़ाते थे, हमें नहीं पता होता था कि एग्जाम्स के टाइम में कितना पढ़ना है, कितना कैसे करना है। क्लियर? आई डोंट मीन द लेसन्स यू डोंट लाइक, कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेसन्स पसंद नहीं करते थे, बट द वंस यू फाइंड यूजुअली फाइंड ओके, बट ऑन सम ओकेजन्स यू जस्ट कांट बी बॉदर्ड विद इट। कहते हैं कई बार होता था कि हमें कोई टेंशन ही नहीं होती थी। क्लियर? सो यू जस्ट कांट बी बॉदर्ड विद इट, यू डैश हैव अदर थिंग्स ऑन योर माइंड, यू मे हैव, शायद हमारे माइंड में उस टाइम अदर थिंग्स रिफ्लेक्ट होती थी। You may have other things on your mind, be tired, restless or looking forward to what comes next. Means कि जब हम एग्जाम, हमारे एग्जाम्स हैं और हम पढ़ नहीं रहे, इट मीन्स कुछ ना कुछ और है हमारे माइंड में, और वो चीज़ क्या हो सकती है, मीन्स कि हम टायर्ड हैं या फिर हम कहीं पे रेस्टलेस हैं या फिर हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। क्लियर? जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट लग रही है हमें उस टाइम, वट एवर द रीजन, कहते कारण कोई भी है, दैट पर्टिकुलर लेसन डजंट गेट 100% efforts from you, मीन्स कि अगर हम टोटली इंगेज नहीं है जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा 100% एफर्ट वहाँ पे नहीं जा रहा है। द सेम इज ट्रू फॉर रिविजन, कहते सेम रिविजन के टाइम भी होता है। योर मेंटल एंड फिजिकल एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट, मीन्स कि एग्जाम्स हैं, फिजिकली बैठना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटली वहाँ पर होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन इज अ मेंटल प्रोसेस। क्लियर? जब तक हम मेंटली नहीं पढ़ेंगे उन चीज़ों को, फिजिकली बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। सो क्या है, मेंटल और फिजिकल एटीट्यूड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? इफ यू ट्राई टू रिवाइज व्हेन यू आर टायर्ड, अगर हम उस टाइम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अपने लेसन्स जब हम टायर्ड हैं या फिर ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स, या फिर कहीं और इंटरेस्ट है, कहीं ऑक्यूपाइड हैं, योर रिविजन विल बी इनएफिशिएंट। रिविजन क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी, मतलब वो 100% एफर्ट्स हमारा नहीं है, एंड जस्ट अबाउट वर्थलेस, और वर्थलेस होगी, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, क्योंकि हम वहाँ पे है ही नहीं मेंटली। इफ यू अप्रोच इट फीलिंग फ्रेश, अलर्ट एंड हैप्पी, और अगर हम अलर्ट हैं, हैप्पी हैं, फ्रेश हैं, इट विल बी सो मच ईजियर, तो हमारे लिए रिविजन करना बहुत ही आसान रहेगा, इट विल बी ईजियर, एंड यू विल लर्न मोर
faster. However, if you make no plans and just slip in little bit of revision when you feel like it, you probably won't do much revision. कहते हैं अगर हमने कुछ प्लान नहीं किया है कि हमें रिवाइज कैसे करना है अपने लेसन्स को, उस टाइम भी हम अच्छे से रिवाइज नहीं कर सकते. You need a revision timetable so you don't keep putting it off. मीन्स कि कोई भी लेसन कोई भी चैप्टर ना रहे, तो उसके लिए हमें रिवीजन के लिए क्या है, टाइम टेबल बनाना है. क्लियर? putting it off. So our first answer is bothered with it. Bothered with it. Bothered with it. Bothered with it. You may have other things on your mind. You may have other things on your mind. Doesn't have 100% effort. Doesn't have 100% effort. Doesn't get 100% effort. Doesn't get 100% effort. Mental and physical attitude. Easier. Putting off. Off. Based on collaborative research by Arizona's top business schools. कहते हैं एरिजोना में टॉप बिजनेस स्कूल है, उसका जो कलेक्टिव रिसर्च है उसके ऊपर बेस्ड है कोई थ्योरी. दिस स्टडी ऑफ लीडरशिप एंड कंपनी परफॉर्मेंस. कहते हैं जो ये स्टडी है जो लीडरशिप के बारे में और किस चीज के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में. डैश द इफेक्ट्स ऑफ लीडरशिप ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स. अनकवर्स द इफेक्ट्स. कहते क्या कर रही है, अनकवर कर रही है. मींस कि जैसे कोई भी अगर अच्छी कंपनी है, टॉप एरिजोना टॉप बिजनेस स्कूल है, और वो अपने प्रॉफिट के डिफरेंट शॉर्टकट्स मतलब आपको बता रहे हैं, तो इट मींस वो अनकवर कर रहे हैं द इफेक्ट्स ऑफ लीडरशिप ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स. कॉस्ट कंट्रोल एंड मेंटेनिंग मार्केट शेयर वर्सेस लीडरशिप ड्रिवन मोर बाय बैलेंसिंग एम्प्लॉयज रिलेशंस एंड डेवलपमेंट कस्टमर और क्लाइंट नीड्स. इट मींस उन्होंने क्या कहा है कि जो टॉप बिजनेस स्कूल है एरिजोना का, उनकी जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है जो बेस्ड है हमारी स्टडी जिस पे, कहते हैं लीडरशिप और कंपनी परफॉर्मेंस को जब वो अनकवर करते हैं उसके इफेक्ट्स को, कहते हैं लीडरशिप ड्रिवन बाय प्रॉफिट्स. कहते हैं जो लीडरशिप प्रॉफिट्स की वजह से आती है या कॉस्ट कंट्रोल की वजह से आती है, कम कॉस्टिंग ले रहे वो किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर वो मेंटेन कर रहे हैं अपने मार्केट शेयर को. क्लियर? वर्सेस मींस कि इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, लीडरशिप ड्रिवन मोर बाय. कहते जो लीडरशिप आएगी वो किसके साथ ज्यादा आएगी, बैलेंसिंग एम्प्लॉय रिलेशंस. एम्प्लॉयज के रिलेशन में बैलेंस होना चाहिए, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए आपस में. एंड डेवलपमेंट कस्टमर और क्लाइंट नीड्स. कस्टमर और क्लाइंट्स की नीड्स को अच्छे से ध्यान में रखना है. एंड द वेलफेयर ऑफ द ग्रेटर कम्युनिटी. मीन्स की जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसके वेलफेयर को प्रायोरिटी पे रखना है. टुगेदर मैरी सुलीन डे ल्यूए, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च फेलो एट थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, एंड डेविड वेल्टमैन, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रोका फॉर रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप एट ASU's स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. यहाँ पे क्या है, 2 से 3 स्कूलों के नाम एक साथ दिए हैं. क्लियर? सो क्या कहा है, हैज फाउंड दैट. कहते हैं इन्होंने क्या पाया है, जो ये स्टडी की है इन्होंने, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है मिलकर. क्लियर? यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था, कोलैबोरेटिव रिसर्च. और यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के नाम आए हुए हैं, तो इट मींस वो कोलैबोरेटिव रिसर्च है. हैज फाउंड क्यों आया, हैज क्या सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ पे हैज किस चीज के लिए आया है, उस रिसर्च के लिए, उस स्टडी के लिए. क्लियर हुआ आप सभी को? सबसे पहले क्या कहा था, कोलैबोरेटिव रिसर्च कहा था, तो यहाँ पे काफी सारे स्कूल्स के नाम आ गए. क्लियर? ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो उस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उस स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हैज किस चीज के लिए आया, रिसर्च के लिए और स्टडी के लिए. क्लियर? तो हैज फाउंड दैट मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक डैश ऑन प्रॉफिट्स, मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक फोकस ऑन ट्रेनिंग. जब हमारा फोकस किस पे होगा, प्रॉफिट पे होगा, एंड डिसीजन मेकिंग कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स on how a leader is viewed. कहते हैं जब सिर्फ अगर स्पेशली पर्टिकुलरली हमारा फोकस ही सिर्फ प्रॉफिट पे होगा, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप के व्यूज को नेगेटिवली इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. क्लियर हुआ? तो आवर फर्स्ट आंसर इज
uncovers the effects uncovers the effects market share market share greater community has found that negative effects focus on यहाँ पे हमारी मोस्टली क्या है कोलोकेशन है क्लियर मार्केट शेयर भी कोलोकेशन होता है ग्रेटर कम्युनिटी भी कोलोकेशन होता है हैज फाउंड ये हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको कोलैबोरेटिव रिसर्च और स्टडी की बात थी तो इसीलिए क्या आ गया यहाँ पे हैज फाउंड क्योंकि ये पास्ट की बात है देन नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमारा कोलोकेशन होता है और फोकस के साथ हमेशा ऑन आता है क्लियर as the economic depression deepened in the early 30s कहते जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जैसे अभी कोरोना के 2020 में भी डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक डिप्रेशन क्लियर बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी ऐसे ही 1930s में एक पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था डीपन्ड का मतलब है बहुत गहराई तक जिसने इफेक्ट डाला क्लियर डीपन्ड इन द अर्ली 30s डैश एज फार्मर्स यहाँ पे कोमा लगा हुआ है इट मींस लाइन तो ये एक ही है बट अगर बीच में कोमा आ जाए तो इट मींस यहाँ पे कोई कनेक्टर आएगा तो हमारे पास कनेक्टर क्या क्या है यहाँ पे अलार्मिंग रेट फॉल ऑन फेल डिसअपीयर क्लोज एंड एंड बट क्लियर दो ही कनेक्टर है तो हम चेक करते हैं एंड आएगा या बट आएगा अगर कुछ नेगेटिव का है तो बट आएगा अगर सेम कुछ है तो एंड आएगा क्लियर डिपेंड इन द अर्ली 30s डैश एज फार्मर्स हैड लेसर एंड लेस मनी टू स्पेंड इन टाउन इन्होंने कहा कि उस टाइम पे क्या होता फार्मर्स के पास कम से कम पैसा हो गया तो स्पेंड करने तो एंड आ सकता है क्लियर एंड एज फार्मर्स कहते जो फार्मर का काम कर रहे थे एज फार्मर हैड लेस एंड लेस मनी टू स्पेंड इन टाउन बैंक्स बिगिन टू फेल एट अलार्मिंग रेट्स एट एन अलार्मिंग रेट क्या होता है कोलोकेशन होता है क्लियर पूरा चंक साथ में आता है हमेशा सो एट अलार्मिंग रेट्स during the 20s there was an average of 70 banks failing each year nationally कहते हैं 20s में क्या था 70 बैंक्स फेल होते थे ईयर नेशनली एक साल में नेशनल लेवल पे आफ्टर द क्रैश ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मंथ्स कहते जब क्रैश हुआ फर्स्ट 10 मंथ्स में क्या हुआ ऑफ 1930s 744 बैंक्स डैश डाउन क्लोज्ड डाउन क्या हो गए क्लोज डाउन हो गए पूरी तरह से बंद हो गए क्लोज डाउन 10 टाइम्स एज मैनी जितना पहले था 70 होते थे इसका 10 टाइम्स ज्यादा हो गए क्लियर 10 टाइम्स लिखा तो 744 यहाँ पे 70 क्लियर 10 टाइम्स एज मैनी इन ऑल 9000 बैंक्स डैश ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ द 1930s इन ऑल 9000 बैंक्स फेल्ड ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1930s मीन्स कि जो 30s का टाइम था उस टाइम पे किसके पास पैसे ही नहीं थे इकोनॉमिक डिप्रेशन था तो क्या हुआ तो जो बैंक 9000 बैंक क्या है फेल हो गए थे उस दशक में by 1933 depositors saw 140 billion dollars dash through bank failures disappear through bank failures मान लीजिए किसी ने लोन लिया हुआ है या कोई अमाउंट बैंक ने कहीं दी हुई है तो इट मीन्स वो रिकवर नहीं हुई क्लियर तो क्या हो गया वो disappear through bank failures so our first answer is and as farmers at alarming rates closed down banks failed during the decade disappear through bank failures clear हो सभी को ओके जितने भी क्वेश्चंस किए आप Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.